एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2023 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 12 के फिजिक्स का पेपर आज हम पढ़ेंगे और उसमें हमारा आज का जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो होगा जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था वो किस तरह का पूछा गया है, कितने प्रश्न आप लोगों को आते हैं। वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि इस पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो आप लोगों की तैयारी के अनुसार आपको क्या लग रहा है कि अगर इस तरह का पेपर बोर्ड परीक्षा में आ गया तो आप लोग फोड़ के रख देंगे। चलिए वीडियो के एंड में आप लोग जरूर लिखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये पेपर है, अभी जो रिसेंटली कंप्लीट हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो पेपर पूछा गया था वो आपका 70 मार्क्स का पूछा गया। जनरली जो यहाँ पे पेपर होना चाहिए था वो आपका 40 मार्क्स का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 70 मार्क्स का जो पेपर है वो पूछा गया। तो 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमें समय लेना पड़ेगा, जबकि समय तो हमें 3.25 घंटे का दे रखा है। इट मीन्स या तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे टाइम यही रहने वाला है। वार्षिक परीक्षा में आपका जो पेपर है वो 56 मार्क्स का हो जाएगा, तो यानी इस पेपर से थोड़ा सा छोटा पेपर आएगा और बाकी जो जिलों का पेपर जो 40 मार्क्स का पूछा गया उससे थोड़ा सा बड़ा पेपर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न का आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग ये पेपर किस तरह का था। सेक्शन ए, पहला प्रश्न कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा होता है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि हम रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा, यानी केवल उसके ऊपर बल लगेगा। हम ये बात बहुत अच्छे से हमारे वीडियोस के अंदर हमारे टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि समान विद्युत क्षेत्र है तो उस समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जब कोई डाइपोल रखा जाता है, ये मान लीजिए डाइपोल है, तो इसके दोनों चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बराबर वैल्यू का रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन का रहेगा। तो एफ नेट जो होता है वो आपका यहां पर 0 रहता है, नेट फोर्स 0 रहता है। तो ये तो यहां पे नहीं होगा, केवल बल आघूर्ण लगेगा। यहां पे केवल और केवल जो टॉर्क है वही एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बट अगर यहां पे समरूप विद्युत क्षेत्र की जगह असमान या असमरूप विद्युत क्षेत्र लिख देता है तब आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। असमरूप विद्युत क्षेत्र अगर लिखेगा तो वहां पर बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा, क्योंकि असमान विद्युत क्षेत्र की वजह से जो फोर्स है वो इक्वल वैल्यू का नहीं हो पाएगा। हालांकि डेफिनेटली डायरेक्शन तो अपोजिट ही रहने वाली है, बट इक्वल नहीं रह पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा तरीका है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सेकंड प्रश्न में चलते हैं। दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध हमें कैलकुलेट करना है। ये आर वैल्यू का है, ये आर वैल्यू का है, ये आर वैल्यू का है। यदि आप इसे बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो आप लोगों को यह पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो तीन प्रतिरोधों को कनेक्ट कर रहा है। ये वाला प्रतिरोध भी कनेक्टेड है, ये प्रतिरोध भी कनेक्टेड है और यहां से ये वाला प्रतिरोध भी कनेक्टेड है। अगर आप यहां से इसको देखेंगे तो आपका ये वाला प्रतिरोध भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला प्रतिरोध भी कनेक्टेड है और ये प्रतिरोध भी कनेक्टेड है। यदि आप इसका एक बहुत सिंपल डायग्राम बनाना चाहें तो इसका जो सिंपल डायग्राम बनेगा वो आपका कुछ इस तरह का बनने वाला है। ये कुछ इस तरह का प्रतिरोधों का जो डायग्राम है वो यहाँ पे बनने वाला है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये प्रतिरोधों का कौन सा कॉम्बिनेशन है। ये समांतर क्रम संयोजन है और 3 प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं और तीनों की वैल्यू समान है, R है। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो R/3 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो हमारा यहाँ पे पहली बात टेस्ला होने वाला है। उसके बाद में यदि हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स फाई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। तो यहाँ पे आपके पास फाई की जो वैल्यू है, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक है वो टेस्ला है, यहाँ पे आपके पास मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास फाई का जो मात्रक होता है उसे अपन वेबर लिखते हैं। तो ये जो आपके पास मीटर स्क्वायर है वो इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। तो टेस्ला को हम वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन भी क्लियर है, टेस्ला भी मात्रक होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी होता है। तो अगर 2 ऑप्शन आपके क्लियर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जब आप इसे और सॉल्व करेंगे टेस्ला को तो आप न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी लिख पाएंगे।
ठीक है। अगर अपन इसको थोड़ा सा याद करें तो हमारे पास जो परिनालिका होती है उसके अंदर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो यहां से भी आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी, तो यहां पे उपरोक्त सभी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता का मान, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता का मान आपको, यानी V नॉट की जो वैल्यू है वो आपको 200 वोल्ट दे रखा है। वोल्टता का RMS वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो VRMS हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो VRMS का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सर V नॉट अपॉन √2 होता है। तो ये जो वैल्यू V नॉट की है उसको हमें √2 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे मैं √2 लिख देता हूँ इसके डिवाइड में। अब ऐसा तो सर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमें कि 200 अपॉन √2 दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे वाला √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बनेगा, और वो इस 200 को कैंसिल करके और इसको क्या बना देगा, 100 बना देगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो 100 √2 वोल्ट आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के ये पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो एक तो आपको फायदा ये हो जाता है कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पता चल जाता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आपको ये पेपर पढ़ने चाहिए। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाता है कि पेपर में प्रश्न किस तरीके से तैयार किया जाता है, सो दैट आप वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। और इवन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप 33 जिलों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर पढ़ लेते हैं और फाइनल एग्जाम में आपको 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, तो कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो इन 33 जिलों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर में से ही मिल जाएंगे आपको। लगभग इसकी पॉसिबिलिटी है कि 9 में से, हालांकि मिल तो इससे ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 9 में से 5 प्रश्न तो मान करके चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक रिलेशन होता है कि E दिस इज इक्वल्स टू BC। अब इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि साहब B और C अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर लगातार आते हैं, इसलिए ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। और E जो है वो इनके आगे बराबर में आ जाता है, तो E इज इक्वल्स टू BC होता है। तो B की वैल्यू निकालनी है तो C जो है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। और C क्या है, यहां पर C है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है, ठीक है। तो ये E की वैल्यू आपको दे रखी है, इसको आप स्पीड ऑफ लाइट से 3 गुणा 10 की पावर 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे, तो यहां पर मैं दोबारा लिख लेता हूं, 3 गुणा 10 की पावर 8, तो ये तो इससे कैंसिल होकर के चला जाएगा 2.1 इंटू में 10 की पावर 8 ये है और ऊपर 27 है, तो ऊपर रह जाएगा आपके पास 10 की पावर 19। तो 2.1 10 की पावर 19 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका C ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बट इसके लिए आपको फॉर्मूला जो है E इज इक्वल्स टू BC का, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और स्पीड ऑफ लाइट तो 12th क्लास के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली सर हमें याद होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश तरंगे होती हैं, और प्रकाश तरंगे जो होती हैं, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है, और ध्रुवण जो होता है वो आपका अनुप्रस्थ तरंगों का होता है। अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण होता है। अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब क्या है कि इनके संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में ये वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, संचरण की दिशा के लंबवत। और आपने पोलराइजेशन वाला जो चैप्टर है, ध्रुवण वाला जो चैप्टर वो पढ़ा भी होगा, तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवण किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाला प्रयोग कौन सा है। हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है जो कण की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। तो यह प्रश्न जनरली परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि जो डेविएशन जर्मर प्रयोग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या का समर्थन करता है, ठीक है। तो यहां पे आपका C ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दाता अशुद्धि कौन सी है। तो जो अर्धचालक वाला हमारा चैप्टर नंबर 14 है उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले नेज अर्धचालक, उसके बाद में पढ़ते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। एक P प्रकार के अर्धचालक होते हैं और एक हमारे N प्रकार के अर्धचालक होते हैं।
तो दाता अशुद्धियों का मतलब होता है कि हमारे पास यहां पर हम n प्रकार की अशुद्धियों की बात कर रहे हैं, और n प्रकार की जो अशुद्धियां, यदि मैं पहले p प्रकार की अशुद्धियों की बात करूं तो p प्रकार की अशुद्धियों के अंदर हमारे पास तीसरे समूह की अशुद्धियां आती हैं, तीसरे समूह के तत्व आते हैं जिनमें जनरली लास्ट में यम लगता है। गैलियम है, एल्यूमिनियम है ना, इंडियम है, ये सारे आपके तीसरे समूह की ग्राही अशुद्धियां कहलाती हैं। और इवन इनके अंदर जो अगला है वो बोरॉन है, ठीक है। और n प्रकार की जो अशुद्धियां हैं जिन्हें हम दाता अशुद्धियां कहती हैं, वो आपके पंचम समूह की अशुद्धियां होती हैं। और पंचम समूह की अशुद्धियों में यहां पे जो आंसर दे रखा है वो आपका फास्फोरस है। तो n प्रकार की अशुद्धियों में आपका ऑप्शन डी जो है वो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार पेपर यहां पे पूछा गया, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत शानदार तैयार किया गया। केवल पेपर जो है उसको उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है। संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसके अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के मध्य के रूप में संचित होती है, तो ये यहां पर विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल एम से लिखते हैं और एकांक आयतन मतलब आयतन से डिवाइड कर देते हैं। तो m अपॉन वी जो है वो क्या कहलाता है, m अपॉन वी को हम कहते हैं चुंबकन तीव्रता। क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं, और इसे हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है m अपॉन वी, एकांक आयतन में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है। अगला प्रश्न है स्वप्रेरकत्व की विमा क्या होती है। जैसे ही अपन कक्षा 11 में प्रवेश करते हैं तो हमारे दूसरे चैप्टर में विमाओं का टॉपिक आता है, और विमाएं हमें किसी भी भौतिक राशि की रटने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में हम विमाओं को याद नहीं कर पाएंगे। इनके फंडामेंटल्स यदि हमें क्लियर हैं तो मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता है, हम इन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वप्रेरकत्व के फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई होता है, एल इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा सर फाई अपॉन आई, ठीक है। आई इज द करंट है यहाँ पे। अब फाई क्या है, फाई है हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया, और अपोने में हमारे पास क्या चल रहा है, आई चल रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, टेस्ला का मात्रक और विमा तो सर हमें याद नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो ये जो क्यू वी है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब b की जगह हम f अपॉन क्यू वी लिख दें यहाँ पे, तो ये लिख दिया मैंने f अपॉन में लिख दिया मैंने क्यू वी, और b के साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा था हमारे पास एरिया, एरिया, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे कौन है, करंट b है। तो f क्या है, बल है। तो बल का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक लगेगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, ठीक है, न्यूटन की विमा। उसके बाद में है एरिया, एरिया की विमा हो जाएगी L2, बटा में आ जाओ। आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, एम्पियर इंटू टाइम होती है, ठीक है। वेग की विमा क्या होती है, मीटर, L1, और T-1, T-1 को मैं T को ऊपर लिख देता हूं यहां पर, तो ये T1 हो जाएगा, और I का मतलब हो गया आपके पास अगेन एम्पियर। अब आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये L1 से L1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां पर T से आपका ये T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे जो विमा बनने वाली है वो विमा हमारे पास क्या बन जाएगी, सर m आ गया 1, कैलकुलेट करो, L रह गया सर हमारे पास 2, T की यदि बात करें तो T हमारे पास सिर्फ ऊपर ही है जिसकी पावर -2 है, तो T की पावर आ जाएगी -2, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर की पावर आ जाएगी -2। तो इस तरह से 1 मिनट के समय में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट रटना का प्रयास नहीं करना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। और अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वो त्रिज्या के साथ संबंध क्या होता है, तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल 1/3 के समानुपाती होती है, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट R0 लग जाता है। तो ये रिलेशन हमें यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर, इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर रिक्त स्थान में लिखना चाहिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों। तो हम यहां पे लिखेंगे कि साहब यदि कोई दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां के विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को बताती है,
और दो बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और दो स्पर्श रेखाएं हैं वो दो डायरेक्शन को प्रदर्शित करेंगी, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगला, ये प्रश्न पहले भी एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा था मुझे याद नहीं है, बट किसी एक जिले के पेपर में हमने पढ़ा था कि ±5 माइक्रोकूलाम का कोई एक डाइपोल है, उसमें 10 माइक्रोकूलाम के आवेश को निरक्ष के ऊपर, किसके ऊपर, डाइपोल के निरक्ष के ऊपर 10 माइक्रोकूलाम के आवेश को 10 सेंटीमीटर की दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो ये आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, ये एक डाइपोल बन गया, और ये डाइपोल का है हमारे पास निरक्ष। ठीक है, तो इस डाइपोल का जो निरक्ष होता है वो आपका समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, और इसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो समविभव पृष्ठ के लिए हम जानते हैं कि किसी भी समविभव पृष्ठ के ऊपर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए समविभव पृष्ठ के ऊपर कार्य का जो मान होता है वो 0 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो ये है कि डाइपोल के निरक्ष के ऊपर प्रत्येक बिंदु के ऊपर समविभव पृष्ठ पाया जाता है, इसलिए आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 रहेगा। तो इस प्रश्न में आप पहले रेफरेंस डाल सकते हैं कि डाइपोल के निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, इसलिए वो एक समविभव पृष्ठ है, और वहां पर किसी भी चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 0 रहता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि विद्युत धारा I और अपवन वेग में संबंध लिखिए। हमें केवल एक रिलेशन लिखना है, तो I इज इक्वल्स टू NEA VD का हमारे पास संबंध होता है। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग है, तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे लिखना है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 4 पाई मीटर त्रिज्या की एक कुंडली है, तो R की जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं 4 पाई, उसके ऊपर फेरों की संख्या 100 है, तो कैपिटल N की वैल्यू लिख देते हैं हम 100, उसमें 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है, तो I इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं 1 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो ये हमारे पास एक कुंडली है, इस कुंडली में B की वैल्यू हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है μ0 NI अपॉन 2D। क्या होता है, 2D, D की जगह हम दूरी को R से लिख रहे हैं तो R लिखेंगे, तो μ0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 4 पाई, μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। ठीक है सर, N की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, N की वैल्यू 100 दे रखी है। ठीक है सर, I की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। अपॉन में लेकर के जाएंगे, अपॉन में लेकर के जाएंगे, अपॉन में हम क्या लिखेंगे, अपॉन में हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और R की जगह क्या लिखने वाले हैं, R की जगह 4 पाई लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 पाई। ये 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 को जब आप 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा वो 50 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो इसकी जो यूनिट है वो हमें क्या लगा देनी है, टेस्ला लगा देनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, आप लोगों को ये प्रश्न पढ़ना चाहिए था। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि लेंज के नियम में किस संरक्षण नियम की अनुपालना होती है, तो लेंज का जो नियम है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। छठा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारिता परिपथ के अंदर यदि किसी सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो उस परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच में कितना कलांतर होता है, तो धारा और वोल्टता के बीच में π/2 का कलांतर होता है। π/2 कला आगे पीछे रहते हैं दोनों। मेलस का नियम लिखिए। मेलस का नियम क्या कहता है कि जब कोई हमारे पास अध्रुवित प्रकाश आता है, इस तरह का अध्रुवित प्रकाश आता है, और उसको जब हम किसी ध्रुवक से गुजारते हैं, और ध्रुवक से गुजारने के बाद में यहाँ पर इस ध्रुवक को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, और यहाँ पे एक दूसरा विश्लेषक लगा हुआ है, तो विश्लेषक के बीच में और ध्रुवक के बीच में यदि एंगल थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे जो निर्गत प्रकाश होगा, उस निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो I0 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता दोनों के बीच के एंगल थीटा की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसके साथ में आपको इसका
फॉर्मूला भी लिखना चाहिए था। 8वां प्रश्न कह रहा है कि एक बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बोर कक्षा की प्रथम बोर कक्षा में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? तो हमें E3 की वैल्यू निकालनी है और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास -13.6 अपॉन n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n की जगह हम यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 3 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस हो गया। 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा 46 और 9 5 जा 45, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल से प्रश्न है। यदि आपने सारे टॉपिक्स को हमारे चैनल के वीडियो से पढ़ा होगा तो सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। 12th क्लास की पूरी फिजिक्स का सिलेबस जो है वो हमारे चैनल के ऊपर करवाया गया है। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 56 नंबर का जो बोर्ड का पेपर है उसमें से एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे चैनल के ऊपर नहीं पढ़ाया गया है। और 2023 का बोर्ड पेपर जो है वो किस तरह से बनेगा उसके लिए जो ब्लूप्रिंट है उसका भी विस्तार पूर्वक अध्ययन हमने करवा दिया है, तो वो भी जाकर के आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेक्शन बी यानी अब कुछ बड़े प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न करें कि गाउस के नियम की परिभाषा लिखिए। तो गाउस का नियम कहता है कि फ्लक्स जो है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे टोटल चार्ज सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट चार्ज आपके पास प्लस क्यू है, उससे r दूरी पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी KQ अपॉन आर स्क्वेयर, KQ अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करना है। अगला कह रहा है कि एमीटर किसे कहते हैं? एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मापन करते हैं उसे अपन एमीटर कहते हैं। अगला कह रहा है धारामापी को एमीटर में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, समझाइए। तो ये मान लीजिए आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और आप जानते हैं कि धारामापी जो होता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब होता है कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अल्प होता है, ठीक है। तो इस गैल्वेनोमीटर का यदि आप प्रतिरोध अल्प करना चाहते हैं तो आप इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दीजिए जिसे हम संट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये संट प्रतिरोध जो होता है वो आपका अल्प मान का प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि इस गैल्वेनोमीटर को जब आप वोल्टमीटर में रूपांतरित करना चाहते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में आपको हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो कई जगह क्या है कि इस उच्च मान के प्रतिरोध को भी संट प्रतिरोध कहा जाता है, लेकिन जो संट प्रतिरोध की मुख्य डेफिनेशन है वो होता है इसे एमीटर में रूपांतरित करने के लिए एक अल्प मान का प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। परिनालिका के विद्युतीय रूप में पृथक्कृत फेरों में 2 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। तो N इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे I करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो I इज इक्वल्स टू आपको 2 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। ये आपको 400 है और प्रति मीटर 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 है, तो जिसको हम स्मॉल n से लिखने वाले हैं। तो ये वैल्यू आपको 1000 दे रखी है। पहले चुंबकन क्षेत्र निकालना है, फिर चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकन क्षेत्र को हम H से लिखते हैं, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को हम I से लिखते हैं और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं। तो ये 3 भौतिक राशियां जो हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है, आधे नंबर की हैं। आवश्यक डाटा आपको दे रखे हैं, तीनों के फॉर्मूले लिखने हैं और वैल्यूज निकाल लेनी है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति का, तो आप V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला लेकर के चलेंगे, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला लेकर के चलेंगे और P बराबर VI का फॉर्मूला जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, जिसे हम cos थीटा या cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति गुणांक को, उसकी डेफिनेशन भी जो है वो यहाँ पे लिखनी होगी। ये आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के पेपर में मिल जाएगा, चैप्टर में मिल जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाने से पहले वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है।
ये प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन यहां पर प्रकाश की किरण है वो चमकीले पृष्ठ से परावर्तित नहीं होती है। इसमें प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और इसका जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये इसकी दो कंडीशन है जो आगे पूछी गई हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें लिखें। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी दो शर्तें वापस उस डेफिनेशन को तोड़ करके ही शर्तों के रूप में लिखना होता है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो E इज इक्वल्स टू 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। संवेग का मान ज्ञात कीजिए, चाल वेलोसिटी का मान ज्ञात कीजिए, और लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो P में और E में तो रिलेशन होता है आपके पास। E बराबर जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², याद होगा आप लोगों को। इसे p² में बदलने के लिए m से ऊपर नीचे हमने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ m² v² अपॉन m, और इसको हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर। तो ये वैल्यू दोनों दूसरी तरफ आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2me, और p का स्क्वायर जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका संवेग का फॉर्मूला है वो अंडर रूट 2me आ जाएगा, और E की जो वैल्यू है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन की जगह आप 1.6 10⁻19 से गुणा करेंगे तो यही जो एनर्जी है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो m दे रखा है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, ये वैल्यू रख करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास संवेग आ जाएगा। फिर वहां से वेग और लेमडा आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, इसको विस्तार से एक्सप्लेन करने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में बोहर सिद्धांत के अभिग्रहित को समझाइए। तो बोहर परमाणु की जो 3 परिकल्पनाएं हैं वो तीनों परिकल्पनाएं लिखनी है, और उनके साथ में उनके जो फॉर्मूले हैं वो लिखने। तीनों आधे आधे नंबर की हैं, 1.5 नंबर का प्रश्न बनेगा। 11वां प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। इवन सभी जिलों के पेपर यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको पूरा 56 नंबर का पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा कि नाभिकीय भट्टी में 2 मंदक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो मंदक के रूप में एक तो आप लोग लिख सकते हैं ग्रेफाइट, और एक आप लिख सकते हैं भारी जल D2O। ठीक है, अगला है अर्धायुकाल तथा क्षयांक में संबंध लिखिए। केवल लिखना है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो 2 मंदकों के नाम लिखने का मतलब आधा आधा नंबर, ग्रेफाइट और D2O लिखने से 1 नंबर हो गया। और अर्धायुकाल और क्षयांक में संबंध जो होता है, तो अर्धायुकाल TH जो होता है वो 0.693 अपॉन लेमडा, जो रिलेशन आप लोगों ने नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वो हमें यहां पे लिखना है। इसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है सेक्शन C। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत बहने वाली, ये चालक तार है। इस चालक तार में यदि आप इस तरह से कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल काट देते हैं तो इसके एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, इसके करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। तो एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, यानी धारा और क्षेत्रफल का कोस घटक जो है उसे अपन धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से लिखा जाता है, और J जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपके पास जो रह जाएगा धारा घनत्व की परिभाषा लिखेंगे। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और इसके मात्रक की बात करेंगे तो ये आपके पास ऊपर हो जाएगा एम्पियर, और नीचे एरिया दे रखा है तो एरिया का मात्रक हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इसी का दूसरा पार्ट, 2 अनओमीय युक्तियों के नाम लिखिए। अनओमीय युक्तियों का मतलब क्या है कि ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने एक तो ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, एक आप लोगों ने डायोड पढ़ा होगा, एक आपने जेनर डायोड पढ़ा होगा, एक आप लोगों ने यहाँ पर बड़ी कक्षाओं में JFET, मोसफेट वगैरह, मेसफेट वगैरह आते हैं। बट यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं टॉर्च का जो बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, वो सारी की सारी अनओमीय युक्तियां होती हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। किसी सेल के सिरों के बीच का विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में है तो उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जब सेल बंद परिपथ में है तो उसे उस विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 8वां में इसमें प्रश्न दे रखा है, अपवन वेग को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। मात्रक तो वही आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
अपवन वेग क्या होगा? जब किसी चालक तार के ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेशवाहक जो हैं उनके एक दिशा में प्रवाहित होने का जो चाल है उसे अपवन वेग कहते हैं। उन दो कारकों के नाम लिखिए जिन पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता तो साहब किन बातों पे? दो कारक लिखने। एक है पदार्थ के ऊपर, अगर आपने पदार्थ चेंज कर दिया तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी। तांबे की प्रतिरोधकता अलग है, लोहे की प्रतिरोधकता अलग है। और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर, यदि आपने पदार्थ भी एक ही ले रखा है लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर बदल रहे हैं तो प्रतिरोधकता, ध्यान रहे यहाँ पे प्रतिरोध नहीं है जो आप लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पे प्रतिरोधकता दे रखी है, तो बी केयरफुल, आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे कह रहा है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। कक्षा 10 का प्रश्न है ये, 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में दे रखा विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। P बराबर जो है वो VI विद्युत शक्ति और H बराबर जो है वो VI इंटू T, इसे अपन विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इनकी परिभाषाएं आप लोग अपनी नोटबुक में देख करके या पासबुक में देख करके लिख लेना। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा, 13वां प्रश्न जो है यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बीटा इज इक्वल्स टू या लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको यहाँ पे पूरा डिराइव करना है। अगला कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, तो कांच में प्रकाश की चाल, जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा अपवर्तनांक है वो ये चीज एक्सप्लेन करती है, बताती है कि इसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम हो जाएगा, ये पदार्थ, ये माध्यम जो है वो उतना ही सघन है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? तो जनरली प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है निर्वात में, और आपको क्या करना है, इसके अपवर्तनांक से इसे डिवाइड कर देना। तो 1.5 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाएगी प्रकाश की, किसमें? कांच में। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न कह रहा है एकल झिरी विवर्तन के प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दे लेना। ये आपका विवर्तन के टॉपिक में मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 9 में है कि 10 में है? हाँ, 10वें चैप्टर में है, जो आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसमें मिलेगा। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश समतल पृष्ठ से परावर्तन पृष्ठ के ऊपर आपतित होता है और परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति कितनी होगी? देखिए, प्रकाश के परावर्तन में ये प्रकाश यहां पे आ रहा है, परावर्तित होकर के उसी माध्यम में जा रहा है। ध्यान दें, यहां पर प्रकाश की आवृत्ति और लैम्डा में कोई चेंज नहीं होता है, यानी इस प्रकाश की जितनी आवृत्ति और जितना लैम्डा है, इस परावर्तित प्रकाश का उतनी ही आवृत्ति और उतना ही लैम्डा होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि लैम्डा से हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, और हमसे क्या पूछ रहा है? आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति के लिए हम क्या करेंगे? सी अपॉन लैम्डा कर देंगे। सी क्या है? प्रकाश की चाल 3 10 की पावर 8, और लैम्डा क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर। तो यहां पे आप क्या करेंगे? 3 गुणा 10 की पावर जो 8 है उसको आप 5000 इंटू 10 की पावर -10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि परावर्तन के अंदर, प्रकाश के परावर्तन में ना तो प्रकाश की चाल बदलती है, ना आवृत्ति बदलती है, ना लैम्डा बदलती है, केवल प्रकाश की तीव्रता जो है वो यहां पे परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, चालक, अर्धचालक। बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अपद्रवी अर्धचालकों को समझाइए। नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं और उनका जो रेशियो होता है वो 1:10⁻⁶ हो जाता है। एन प्रकार के अर्धचालकों और पी प्रकार के अर्धचालकों को समझाइए। यदि हम अशुद्धियां तीसरे समूह है कि त्रिसंयोजित तत्व मिला देते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, तब तो ये हमारा पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। और यदि हम 5वें समूह है कि पंचसंयोजित तत्व की अशुद्धियां मिला देते हैं तो ये हमारा एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। इवन आपको इनके साथ इनके एग्जाम्पल भी परीक्षा में लिखने चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो आपका सौर सेल, फोटोडायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड को समझाइए।
बोर्ड परीक्षा के लिए आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। जेनर डायोड किसे कहते हैं? जेनर डायोड का प्रतीक चित्र क्या होता है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जेनर डायोड का प्रतीक चित्र जो है वो कुछ इस तरह से लगाया जाता है। ये आपका जेनर डायोड है। इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी बड़ा पेपर है वार्षिक परीक्षा में, हालांकि इतना बड़ा पेपर नहीं आने वाला है। इतना बड़ा पेपर 3.25 घंटे में कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। सेक्शन डी 15वां प्रश्न, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 का जो रिलेशन आने वाला है उसको पूरा प्रूफ करना है। दर्पण के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको पूरे को आपको यहाँ पे डिराइव करना है। अच्छे प्रश्न हैं, वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की क्रियाविधि को समझाइए। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की क्रियाविधि को समझाइए। इस तरह से प्रकाश की किरणें आएंगी और ये यहाँ पर जा कर के मिलेंगी। ये 30 डिग्री का और ये 32 डिग्री का जो हमारा एंगल बनेगा, ये आप लोगों को लिखना है। 30-32 ही होता है क्या यार? मुझे क्लियर नहीं है 30-32 होता है कितना होता है, आप लोग एक बार पेपर में कंफर्म कर लेना। बुक में 2 बार प्रकाश का अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और इसकी परिभाषा लिखनी है। लेंस के लिए इसका वीडियो भी आप, हर एक टॉपिक का वीडियो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक आपको मिल जाएगा। लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। लेंस मेकर फॉर्मूले के बाद बनने वाला है ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u का डेरिवेशन। तो काफ़ी बड़ा पेपर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं और उसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है। और अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।